जय भारत डियर अद्वैतियंस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। जैसे बच्चों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे कोई एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो उस केस में बच्चों उस पर जो टॉर्क लगेगा उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था। और वही इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कोई एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है तो उस केस में बच्चों उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकती है, तो ये सारी चीजें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में जैसे बच्चों अभी तक हमने जो भी लॉ या फिर जो भी हमने एक्सप्रेशन देखी बच्चों, जैसे कूलम्ब्स लॉ के केस में जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में उसका एक्सप्रेशन क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। या फिर बच्चों इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, कोई एक चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, K Q बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, दोनों एक्सप्रेशन में जो भी चार्जेस हैं, जैसे बच्चों ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और यहाँ पे ये चार्ज Q, तो ये बच्चों कैसे चार्ज होते थे? ये बच्चों सारे के सारे चार्जेस जो होते थे वो पॉइंट चार्ज होते थे, है ना। कैसे चार्ज? पॉइंट चार्ज। तो बच्चों पॉइंट चार्ज के केस में ही बच्चों ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर चार्ज बच्चों पॉइंट चार्ज के फॉर्म में नहीं है तो ये एक्सप्रेशन बच्चों हम डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिख सकते। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है ना। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब जिसका कुछ डिफाइनाइट शेप और कुछ साइज है ना। बच्चों वो बॉडी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन किसी में भी हो सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल ले ले, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रॉड है, ठीक है। रॉड के ऊपर बच्चों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड की बच्चों क्या होगी? लेंथ होगी। तो थ्रू आउट लेंथ कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर बच्चों अगर 2 डायमेंशन में देखें, मान लीजिए कोई एक हमारे पास प्लेनर शीट है, तो उस पूरी की पूरी शीट पे कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। या फिर बच्चों 3 डायमेंशन में मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर जैसा कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी सरफेस पे, है ना, थ्रू आउट उसकी सरफेस जो है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस चार्ज की वजह से अगर बच्चों हम फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F और इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर फाइंड करना चाहें तो बच्चों एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएंगे। तो वो बच्चों किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई होंगे वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक सिंपल सा टर्म है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर है। बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई एक वायर है, यहाँ पे बच्चों ये कोई एक हमारे पास वायर है। मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो L है, इसका लेंथ जो है L है। हम फिगर में देख सकते हैं बच्चों थ्रू आउट इट्स लेंथ इस पे बच्चों कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है, ठीक है। वायर का लेंथ L है, इस पे टोटल चार्ज जो है वो Q है। तो अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे, है ना, टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। वही एक्सप्रेशन है देखिए यहाँ पे, उसको बच्चों हम लैम्बडा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? टोटल चार्ज ऑन लाइन वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, उसका जो लेंथ है। तो वही एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पे है। अगर इसका बच्चों यूनिट की बात करें, चार्ज के लिए ऐसा यूनिट कूलम, लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या दिखाता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जैसे बच्चों ये वायर है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? इस वायर पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज Q है। तो बच्चों ये टोटल चार्ज की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कोई एक पॉइंट P है। बच्चों आप देख सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया हुआ है, ये ओरिजिन है, कोई एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो बच्चों ये जो टोटल चार्ज वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे बच्चों हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और दूसरा बच्चों यहाँ पे भी चार्ज है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे भी स्मॉल चार्ज Q यहाँ पे बताया हुआ है। तो बच्चों दो चार्ज है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। तो 1 बाय 1 बच्चों दोनों फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें तो बच्चों देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो बच्चों थ्रू आउट ये जो वायर है उसमें हर एक जगह पे बच्चों ये डेंसिटी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जितना लेंथ ले रहा हूं मैं वायर का। 1 सेंटीमीटर में बच्चों चार्ज यहाँ पे है, मान लेते हैं 2 कूलम। यहाँ पे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जितने लेंथ पे यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं 4 कूलम है। यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज 6 कूलम है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हर एक जगह पे जो चार्ज का डेंसिटी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी क्या हो जाएगा 2 कूलम्ब पर सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों वो हो जाएगा 4 कूलम्ब पर सेंटीमीटर और यहाँ पे पर्टिकुलर इस पोजीशन पे हो जाएगा 6 कूलम्ब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जो है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों, अगर इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे तो उन एलिमेंट्स में बच्चों चार्ज डेंसिटी कुछ अलग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें करना क्या है, क्या इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों छोटा सा एलिमेंट आपको क्या दिखाया हुआ है, dl डैश। छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, मान लेते हैं छोटे से एलिमेंट पे चार्ज जो है वो dq है। छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है, dq। तो इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे बच्चों आप देख सकते हैं अगर थ्रू आउट वायर की लेंथ में देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, हर एक जगह की वजह से बच्चों इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है dq चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और बच्चों इसकी लेंथ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चों जैसे यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंट जो है, अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे है ना बच्चों, यहाँ पे इस पोजीशन पे पोजीशन वेक्टर कितना है r डैश। तो इस पोजीशन पे मान लेते हैं बच्चों जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, पोजीशन कौन सा है r डैश। तो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी एट पोजीशन r डैश इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं चार्ज dq, है ना। चार्ज यहाँ पे हमने क्या माना है dq, उसका लेंथ कितना है बच्चों, देखिए वेक्टर के फॉर्म में dl डैश दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ चाहिए। तो ये हो गया dl डैश, इसको बच्चों मैग्नीट्यूड में लिख देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ चाहिए। तो यहां से बच्चों चार्ज dq इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, dq इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्बडा r डैश इंटू dl डैश, है ना, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए लेंथ। तो बच्चों इस छोटे से चार्ज की वजह से बच्चों देखिए, अब यहाँ पे बच्चों ये एलिमेंट क्या बहुत छोटा सा है बच्चों, देखिए क्या ये एलिमेंट यहाँ पे बहुत छोटा सा है। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको हम ऐसा मान सकते हैं ये पॉइंट चार्ज होगा। ये जो dq है यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं ये पॉइंट चार्ज होगा। अब पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों हमारे पास तो एक्सप्रेशन है ही, मान ले अगर q यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो q की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या ये है। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या है dq, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट P पे। तो बच्चों इस dq से इस पॉइंट P का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कितना होगा, हम एक वेक्टर बना देते हैं इस तरीके से हम एक वेक्टर बना देते हैं। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये r है और ये r डैश, तो ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हो जाएगा r माइनस r डैश। ठीक है, ये जो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो इस तरीके से होगा, है ना, ये एरो इस तरीके से होगा, तो ये वेक्टर हो गया r माइनस r डैश। तो बच्चों अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो dq चार्ज है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो dq चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा k चार्ज q, बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या है dq के बराबर क्या है लैम्बडा, है ना। ये r डैश बच्चों सिर्फ और सिर्फ उसका पोजीशन दिखा रहा है और कुछ नहीं, और ये dl डैश छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है, डिवाइडेड में बच्चों डिस्टेंस, बच्चों इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस पे r माइनस r डैश, वेक्टर है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो डिस्टेंस r माइनस r डैश, और आप देख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बच्चों यहाँ पे अगर यही सेम एक्सप्रेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकता हूँ, है ना। बच्चों देखिए अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, क्या ये बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉर्मली आउटवर्ड होता है। बच्चों देखिए ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगा। तो बच्चों ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, r माइनस r डैश जिस डायरेक्शन में है क्या उसी डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है। तो मान लेते हैं बच्चों इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो n कैप है, r माइनस r डैश वेक्टर जो है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है।
तो बच्चों यूनिट वेक्टर अगर एन कैप है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? एन कैप की डायरेक्शन में। तो बच्चों एन कैप के बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, ये एन कैप जो है ये ई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप के बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश। बच्चों आपको यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। जैसे बच्चों कोई एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए है तो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू ए एन कैप, है ना। एन कैप क्या है? ए एन कैप बच्चों वेक्टर ए का डायरेक्शन दिखा रहा है, ए जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से एन कैप इज इक्वल टू हम ऐसे ही लिखते हैं ए बाई वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना, वही चीज है। ये बच्चों यहाँ पे वेक्टर और नीचे यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो हो जाएगा के लैम्बडा आर डैश, ये यहाँ पे डी एल डैश तो है ही, है ना, और ये यहाँ पे आर माइनस आर डैश, और यहाँ पे बच्चों देखिएगा ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहे हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये आर माइनस आर डैश यहाँ पे क्यूब। तो ये बच्चों हमने छोटे से चार्ज, छोटा सा चार्ज जो dq है यहाँ पे, ये जो छोटा सा चार्ज dq है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा। तो अब बच्चों हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पूरा जो बच्चों वायर है उस वायर की वजह से हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इस वायर पे क्या बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो आपका बच्चों इसके बाद का पार्ट इजी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये बच्चों इंटीग्रेशन डी ई, है ना, ये इंटीग्रेशन डी ई, है ना, ओवर द लेंथ L। तो यहाँ पे बच्चों K कांस्टेंट होगा तो K को पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं, तो K इंटीग्रेशन L ये हो जाएगा लैम्बडा आर डैश, उसका आर डैश सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दिखा रहा है, ये डी एल डैश और ये आर माइनस आर डैश, ठीक है। और ये बच्चों यहाँ पे, है ना, ये आर माइनस आर डैश और यहाँ पे ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश, है ना। डिस्टेंस के लिए हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और इसका ये क्यूब। तो ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन हो गया, है ना, ये जो है एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इतना बच्चों यहाँ पे देखिए पीछे एक्सरसाइज में ऐसे कोई इतना कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, बट अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, जैसे कोई एक बॉडी पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर बॉडी है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बच्चों हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या ये बच्चों यहाँ पे पॉइंट P था? आप देख सकते हैं, है ना बच्चों, ये यहाँ पे क्या पॉइंट P है? ये पॉइंट P है। अब बच्चों फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मालूम है बच्चों, देखिए जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे ये बच्चों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कोई एक चार्ज हम Q रख रहे हैं, तो इस पे बच्चों फोर्स कितना लगता है? फोर्स F इज इक्वल टू क्या QE ऐसे ही लगता है ना बच्चों, ऐसे ही लगता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? फोर्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, चार्ज कितना है Q, और ये बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं? Q पे भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही, Q पे भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही, ऐसा मान रहे हैं हम ना। तो ये बच्चों इस तरीके से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सिंपल सा थियरी है, इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। इसी तरीके से बच्चों दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों अब ये आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सीधा सा मतलब है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे कोई एक सरफेस है, आप देख सकते हैं बच्चों इस फिगर में, जैसे ये कोई एक सरफेस है, 2D में ऑब्जेक्ट है ना, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, इस पे टोटल चार्ज Q है, इसका टोटल सरफेस एरिया A है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। इसका चार्ज, इसका ऐसा यूनिट कूलम, इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपको फिर से, है ना, अगर आपको बच्चों फिर से पूछा जाए, सेम बच्चों इस तरीके का देखिए सिचुएशन है, इस पॉइंट P पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। तो बच्चों फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? छोटा सा एलिमेंट जो है, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। आप देख सकते हैं एरिया DA डैश दिखाया हुआ है, DA डैश की जगह बच्चों आप DS डैश भी लिख सकते हो,
है ना। बुक में हमको नोटेशन ds डैश दिया हुआ है तो ds डैश भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किस पे बच्चों, इस सरफेस पे, है ना बच्चों। एक दो स्टेप्स में दिखा देता हूं, उसके बाद बच्चों पूरा प्रोसीजर जो हमने अभी जो फर्स्ट केस में किया था वही है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जो r डैश पोजीशन वेक्टर है, ये जो एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे भी देखिए ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे पर 1 सेंटीमीटर, जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं ये ले लूं, जैसे यहाँ पे ये पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज जो है वो 5 कूलम हो सकता है। यहाँ पे पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों चार्ज जो है वो 2 कूलम भी हो सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों यूनिफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने बच्चों ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, मान लेते हैं उसका सरफेस एरिया ds लेस है। तो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाहें तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल सिग्मा और उसका पोजीशन बच्चों कौन सा पोजीशन है, पोजीशन r डैश। तो r डैश पोजीशन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे चार्ज जो है वो dq है ना, यहाँ पे बच्चों चार्ज dq, सरफेस मान लेते हैं ds है ना बच्चों, सरफेस जो है वो मान लेते हैं ds है। तो यहाँ से dq इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सिग्मा r डैश और ये बच्चों ds जो है उसका सरफेस हो गया। बच्चों अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq, तो ये हो जाएगा de इज इक्वल टू k बच्चों dq के बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा r डैश इंटू ds, है ना बच्चों। फिर से डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर बना देंगे इस तरीके से, ना यहाँ से एक वेक्टर बना देंगे इस तरीके से, इसका पोजीशन वेक्टर r, ये r डैश। अगर एरो में इस तरीके से दिखा रहा हूँ, एरो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r माइनस r डैश, है ना। हमें स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो ये r माइनस r डैश, डिस्टेंस लिख रहे हैं इसीलिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से देखिए ये मैंने स्केलर लिखा हुआ है ना, ये बच्चों मैंने स्केलर लिखा हुआ है। अगर वेक्टर लिखना चाहूँ तो ये de n कैप बच्चों कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्या यही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो जाएगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में n कैप, तो n कैप के बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा, ये हो जाएगा बच्चों r माइनस r डैश, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा r माइनस r डैश, ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा k सिग्मा r डैश, ये बच्चों ds है ना, ये r माइनस r डैश, और यहाँ पे बच्चों क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस r डैश होल क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज की वजह से मिला है ना, ये छोटा सा जो एलिमेंट है ना dq चार्ज, छोटा सा बच्चों सरफेस एरिया, उस पे जो चार्ज dq था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अगर बच्चों पूरी सरफेस की वजह से फाइंड करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इसका आगे का काम जो है बच्चों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, de है ना सरफेस, ठीक है, सरफेस पे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो फोर्स तो ऐसा ही मिल जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है QE, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको याद रखना है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये चार्ज पर यूनिट सरफेस का जो एरिया होगा, है ना, वो होगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से बच्चों थर्ड है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस केस में बच्चों वही वाली पूरी प्रोसीजर मैं आपको नहीं बता रहा, आप इस केस में खुद से समझ सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जैसे कोई एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, 3D में इसके कुछ ना कुछ डायमेंशन है। मान लेते हैं इस बॉडी पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है ना बच्चों। 3D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे समझिए, 3 डायमेंशन में यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और ये जो बॉडी है इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो V है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको सिंबॉलिकली बच्चों इस तरीके से रो से हम लिखते हैं। इसका बच्चों ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये बच्चों कूलम, और वॉल्यूम के लिए ये मीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों इस केस में भी देखिए पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, ये बच्चों अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मैं फिर से
नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस में बच्चों आपको खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में आगे बच्चों कुछ हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, तो बच्चों उन डेरिवेशन में बच्चों गॉसेस थ्योरम जो है वो वहां पे उसका बेस होगा, ठीक है। और बच्चों गॉसेस थ्योरम पे बेस्ड वहां पे कुछ छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो बच्चों ये हमें अच्छे से देखना होगा यहाँ पे। तो बच्चों इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the ratio of net charge enclosed by that surface to epsilon naught। बच्चों epsilon naught क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये बच्चों आगे हम देख चुके हैं। तो बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैसे कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, बच्चों आप फिगर में देख पा रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों ये कोई एक स्फीयरिकल क्लोज्ड सरफेस है ना, स्फीयरिकल क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयरिकल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब बच्चों ये जो सरफेस है वो चार्ज कितना एनक्लोज कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों Q। तो इस सरफेस के थ्रू, इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, किसका रेशियो है, देखिए नेट चार्ज एनक्लोज। बच्चों ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बच्चों यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हो गया इस तरीके से, है ना। और बच्चों यहाँ पे बी केयरफुल, ये एक्सप्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के केस में ही वहां पे वैलिड है ना, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के केस में ही वैलिड है। अगर ओपन सरफेस है कोई तो उस केस में बच्चों ये एक्सप्रेशन वहां पे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यू एनक्लोज बच्चों यहाँ पे क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज। बच्चों देखिए ये नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। बच्चों नेट चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर जैसे ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, एक है बच्चों +5 कूलम, दूसरा है -3 कूलम, तीसरा है बच्चों +2 कूलम और बच्चों फोर्थ है -2 कूलम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज है ना, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 4 चार्ज है, 5 कूलम, -2, -3 और +2 कूलम। तो बच्चों इन सबका नेट लेना होगा, इन सब का नेट अगर लेंगे तो बच्चों ये +2 कूलम और -2 कूलम कैंसिल हो जाएगा, 5 कूलम और -3 कूलम, तो बच्चों नेट चार्ज जो होगा इस केस में वो 2 कूलम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों ये जो एनक्लोज चार्ज है ना, सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो बच्चों उसके अंदर का हम नेट चार्ज लेंगे, मतलब जो भी चार्जेस हैं उन सब का बच्चों हमें नेट लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये तो बच्चों हमें मालूम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो बच्चों ये यहाँ पे एक्सप्रेशन ये किस तरीके से बना वो हम डिराइव कर लेते हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो बच्चों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के हम सेंटर पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज मान लेते हैं +Q है ना, चार्ज जो है इसके सेंटर पे +Q है, स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस जो है वो R है। तो बच्चों देखिए अगर फ्लक्स हम फाइंड करना चाहते हैं बच्चों, क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है उसका बच्चों बाय डेफिनेशन, बच्चों एक बार फ्लक्स आपको क्लियर होना चाहिए इसके लिए, है ना, फ्लक्स हम बच्चों आगे कवर कर चुके हैं। बच्चों को एक क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा उसका बच्चों एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, फ्लक्स फाई थ्रू क्लोज्ड सरफेस। बच्चों उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds, है ना बच्चों, इस तरीके से लिखते थे E इंटू ds। क्या करेंगे बच्चों, ds जो है छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे, उस पे बच्चों फ्लक्स फाइंड कर लेंगे d फाई, उसको बच्चों उस सरफेस पे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। किस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, है ना, छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया इस तरीके से, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस एलिमेंट में से अगर मैं फाइंड करूं फ्लक्स कितना पास होगा, इस एलिमेंट का एरिया जो है वो ds है, छोटे से एलिमेंट के लिए एरिया ds है। और बच्चों इस एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर डायरेक्शन दिखाऊं तो बच्चों वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन हो जाएगा क्यू चार्ज की वजह से। और बच्चों ये जो एरिया छोटा सा हमने एलिमेंट लिया जिसका एरिया ds है, अगर बच्चों एरिया वेक्टर दिखाए तो बच्चों ये चीज भी हम देख चुके हैं। बच्चों अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए बच्चों उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाता है। तो बच्चों ये छोटा सा हम एलिमेंट ले रहे हैं, मान लेते हैं वो प्लेनर एलिमेंट है, तो यहाँ पे बच्चों इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब बच्चों ये ds वेक्टर भी इस डायरेक्शन में ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट में से, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसमें से मान लेते हैं जो फ्लक्स पास हो रहा है d फाई, पूरा तो बच्चों अभी सरफेस ले नहीं रहे, छोटा सा एलिमेंट जो है ना, उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। बच्चों फ्लक्स हम क्या लिखते हैं, बाय डेफिनेशन फ्लक्स बच्चों हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। ds बच्चों वहां पे एरिया वेक्टर, तो ये हो जाएगा E इंटू ds। तो बच्चों ये तो हमने छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड किया, छोटे से एलिमेंट में से जो पास हो रहा है। अगर बच्चों पूरी सरफेस में से चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो बच्चों एक्सप्रेशन आपका यही बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे फ्लक्स फाई थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, है ना, छोटे से एलिमेंट में से जो फ्लक्स पास हो रहा था उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया पूरी सरफेस पे। बच्चों ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये सिंबल क्या दिखा रहा है, पूरी की पूरी सरफेस पे, है ना, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस सरफेस पे हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा E इंटू ds। तो बच्चों देखिए, क्या ये बच्चों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता था, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर, क्या ये यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, है ना बच्चों, ए डॉट बी क्या लिखते हैं हम, ए बी कॉस थीटा, इसी तरीके से E डॉट ds है तो ये हो जाएगा E ds कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर बच्चों ds, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, बच्चों हम देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों ये जो है दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा, है ना, थीटा 0। दूसरी चीज बच्चों, ये इंटीग्रेशन हम किस पे कर रहे हैं, सरफेस पे कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखिए, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं, बच्चों ये एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है मान लेते हैं, बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यहाँ पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा वो E होगा। अब बच्चों देखिए, क्या यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों देखिए, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे है, ये भी बच्चों r जितने डिस्टेंस पे, ये भी r जितने डिस्टेंस पे, और ये भी r जितने डिस्टेंस पे। तो बच्चों Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते हैं तो E इज इक्वल टू क्या बच्चों, हम KQ बाय r², इस तरीके से ही लिखते हैं। ये बच्चों चार्ज Q, बच्चों r डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे भी r डिस्टेंस सेम, ये भी r और यहाँ पे ये भी r, रेडियस है तो सेम ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस सरफेस पे, बच्चों इस स्फीयरिकल क्लोज्ड सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, बच्चों मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये एलिमेंट ले ले, यहाँ पे ये एलिमेंट ले ले, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले ले, तो उन एलिमेंट्स में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों E जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस में बच्चों E का वैल्यू कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों इस E को हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, इस E को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है सरफेस पे। तो ये E क्लोज इंटीग्रेशन, बच्चों यहाँ पे थीटा कितना है 0, थीटा कितना है 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे ये ds, है ना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, cos 0 जो है वो 1। तो यहाँ पे बच्चों E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ds। तो यहाँ से बच्चों देखिए, अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो ये कैसे होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, है ना बच्चों, फ्लक्स फाई, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन ds, सरफेस का बच्चों हमें, बच्चों ये जो ds क्या है, छोटा सा एलिमेंट सरफेस का, उसका सरफेस एरिया है। तो बच्चों ये जो सरफेस है, सरफेस जो एरिया है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी की पूरी सरफेस पे, तो वो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्फीयर जो है उसका बच्चों वहाँ पे एरिया। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ds जो है वो आपको पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया देगा। और स्फीयर का बच्चों सरफेस एरिया हम क्या लिखते हैं,
ये बच्चों लिखते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्लोज इंटीग्रेशन ds जो है वो कंप्लीटली स्फीयर का एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/r², है ना। ये बच्चों क्या हो जाएगा KQ/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ/r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम सरफेस पे लिख रहे हैं, तो r डिस्टेंस रेडियस ले लेंगे, तो ये KQ/r² इंटू 4 पाई r²। अब बच्चों क्या k के बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, k के बराबर बच्चों क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये चीज बच्चों हम देख चुके हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ पे ये r² इंटू 4 पाई r²। बच्चों देखिए कौन कौन से वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे ये 4 पाई कैंसिल, ये r² कैंसिल, यहाँ पे r² कैंसिल। बच्चों बचा क्या, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बच्चों आपका फाइनल एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पे जो हम डिराइव करना चाहते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा q। प्रिसाइसली लिखना चाहें तो बच्चों ये चार्ज q कौन सा होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों गॉसेस थ्योरम और उसका यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं गॉसेस थ्योरम के रिगार्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। बच्चों देखिए गॉसेस थ्योरम जो है वो हम कोई भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमने जस्ट अभी देखा, जैसे ये कोई एक स्फीयरिकल क्लोज्ड सरफेस है ना, तो इसके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये कोई एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये कोई एक सिलिंड्रिकल इस तरीके से सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए भी गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक बच्चों क्यूबिकल सरफेस है ना, कोई एक क्यूबिकल सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसके लिए भी बच्चों हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, वो सरफेस जो है बच्चों क्लोज होना चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक रेगुलर शेप ही होना चाहिए, नॉन रेगुलर शेप का भी कोई एक क्लोज सरफेस है, जैसे इस तरीके से है कुछ, है ना, इस तरीके से बच्चों है, ये बच्चों को एक क्लोज सरफेस है ऐसा एज्यूम कर लीजिए, 3D में इसको एज्यूम करिए बच्चों ये कोई क्लोज सरफेस है, तो बच्चों इस केस में भी हम वहां पे गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ। बच्चों देखिए ये राइट साइड मतलब यहाँ पे कौन से इक्वेशन की बात की जा रही है, बच्चों गॉसेस लॉ के लिए जो इक्वेशन बनेगा, है ना, तो वो इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाता है Q एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये इसका बेसिक इक्वेशन है ना, गॉसेस थ्योरम के लिए बच्चों बेसिक इक्वेशन यहाँ पे ये है। अब इस इक्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ। बच्चों देखिए ये यहाँ पे LHS पार्ट है ना, ये LHS पार्ट और यहाँ पे ये RHS पार्ट। तो राइट हैंड साइड पे बच्चों ये जो Q है वो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, बच्चों नेट चार्ज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, स्टार्टिंग में। आगे क्या लिखा है, द चार्ज में बी लोकेटेड एवरीवेयर इनसाइड द सरफेस। अब बच्चों देखिए ये जो Q एनक्लोज्ड हम लेते हैं वो इस सरफेस में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे इस स्फीयर के अंदर देखिए ये Q1 यहाँ पे है, ये Q2 बच्चों यहाँ पे है, ये Q3 यहाँ कहीं पे है। अगर ये क्लोज सरफेस के अंदर है तो बच्चों उन सब चार्ज का हमें नेट चार्ज लेना होगा, है ना, वो क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, in the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside the surface, then the electric field in LHS of the equation, बच्चों LHS मतलब इसकी बात की जा रही है ना, in LHS of the equation of Gauss's law is due to the all the charges। बच्चों देखिए ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना होगा। जैसे बच्चों इसी स्फीयर के अंदर बता दूं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये Q1, Q2 और Q3 ये बच्चों तीनों चार्ज स्फीयरिकल सरफेस के अंदर है। मान लेते हैं बच्चों कोई दूसरे चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं ये Q4 और यहाँ कहीं पे मान लेते हैं ये Q5, ठीक है। तो Q4 और Q5 बच्चों यहाँ पे क्लोज सरफेस से बाहर हो गए, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखिए इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है
ये जो इक्वेशन है इसमें LHS में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम E लिखते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बच्चों ये सारे के सारे चार्जेस की वजह से होगा। स्फीयरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो भी, और स्फीयरिकल सरफेस के बाहर जो भी चार्ज हैं बच्चों, उन सब की वजह से हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा। अगर बच्चों हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, है ना, जो मैं बच्चों यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, अगर बच्चों हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे जो अंदर है वो भी और जो बाहर है उनकी वजह से भी बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, है ना। वही बच्चों यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो Q है, जो राइट हैंड साइड बच्चों ये Q लिखते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट 4 क्या लिखा हुआ देखिए, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना बच्चों। गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हम क्लोज्ड सरफेस चूज करते हैं उस सरफेस को हम क्या कह देते हैं, गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस के लिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी इमेजिनरी और रियल। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसको हमें यहाँ पे समझना होगा। जैसे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज Q है ना, यहाँ पे बच्चों को एक चार्ज Q है, और बच्चों यहाँ पे इस चार्ज को एनक्लोज करता हुआ कोई एक सरफेस बना रहा हूँ, है ना, स्फीयरिकल सरफेस बना देता हूँ इस तरीके से, है ना। ये बच्चों मान लेते हैं कोई एक स्फीयरिकल सरफेस है, और ये स्फीयरिकल सरफेस जो है वो बच्चों इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है। तो बच्चों अगर ये इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज्ड है, तो बच्चों इस केस में भी हम यहाँ पे गॉसेस लॉ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों सरफेस जो है वहाँ पे रियल ही होना चाहिए। तो इस केस में भी बच्चों फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फ्लक्स पाई इज इक्वल टू, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है Q, है ना, ये चार्ज Q, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट रेशियो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो क्लोज सरफेस हम चूज करते हैं उसे हम कह देंगे गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद का बच्चों देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अच्छे से पढ़िए उसको। क्या लिखा हुआ है, द गॉसेस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, ठीक है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सूटेबल गॉसियन सरफेस। बच्चों ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल पे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास कोई एक ये हेमिस्फियरिकल सरफेस है, हेमिस्फियरिकल सरफेस, है ना, हेमिस्फियरिकल सरफेस, स्फियरिकल सरफेस। अब बच्चों देखिए हेमिस्फियरिकल सरफेस क्लोज्ड सरफेस तो है नहीं, है ना, ऊपर से बच्चों क्लोज्ड है नहीं, तो इस केस में बच्चों हम डायरेक्टली गॉसेस लॉ जो है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे सेंटर पे कोई एक चार्ज है +Q जितना, यहाँ पे सेंटर पे हमने कोई एक चार्ज ले लिया +Q जितना, और हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो हेमिस्फियरिकल सरफेस है इसमें से फ्लक्स पाई कितना पास होगा। ये जो हेमिस्फियरिकल सरफेस है इसमें से फ्लक्स पाई कितना पास होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए गॉसेस लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, हमें बच्चों यहाँ पे एक सरफेस गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनानी होगी जिससे कि ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया ना बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से ये डॉटेड लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऐसे समझ लीजिए एक गॉसियन सरफेस है ना, ये बच्चों गॉसियन सरफेस है। तो क्या ये बच्चों गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्लोज्ड हो गई, मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, है ना, मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, क्या ये क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है। तो यहाँ पे बच्चों अब इस केस के लिए हम गॉसेस लॉ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इस पूरे के पूरे इमेजिनरी सरफेस में से, है ना, अब ये बच्चों स्फीयरिकल सरफेस हो गया, स्फीयरिकल इमेजिनरी सरफेस। तो बच्चों इस स्फीयरिकल सरफेस में से जो फ्लक्स पाई जो पास होगा वो कितना होगा, बच्चों देखिए चार्ज एनक्लोज कितना है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स पाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस कितना है Q डिवाइडेड बाय बच्चों एप्सिलॉन नॉट। बट हमें बच्चों हमें किसमें से फ्लक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये हेमिस्फियरिकल पार्ट जो है नीचे का, ठीक है, उसमें से ही फ्लक्स चाहिए। तो बच्चों देखिए फिगर जो है यहाँ पे बच्चों जो भी आप देख सकते हैं फिगर की जियोमेट्री पे से एक सिमेट्री बन रही है
है ना। अगर ये प्लस क्यू चार्ज देखेंगे सेंटर पे है, तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर वाला बच्चों यहाँ पे हेमिस्फेरिकल पार्ट और नीचे वाला यहाँ पे बच्चों हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों में से जो फ्लक्स पास होगा वो बच्चों इक्वल अमाउंट का होगा, है ना। मतलब ये जो बच्चों टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो बच्चों क्या है, हाफ फ्लक्स जो है बच्चों, टोटल फ्लक्स में से हाफ फ्लक्स ऊपर के हेमिस्फीयर में से, बाकी का हाफ फ्लक्स जो है वो नीचे के हेमिस्फीयर में से। तो बच्चों नीचे ये जो बच्चों लोअर हेमिस्फीयर सरफेस है, अगर उसमें से हमें फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बच्चों इसका हाफ ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बच्चों हमारी सिमेट्री इस तरीके से बन गई, हमने जो गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज किया, है ना। और बच्चों यहाँ पे हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, बी केयरफुल, यहाँ पे बच्चों चार्ज जो है वो सेंटर पे है ना, चार्ज सेंटर पे है। उसी कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई ऊपर का हेमिस्फीयर और नीचे के हेमिस्फीयर में से फ्लक्स जो पास हो रहा है वो दोनों इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो रहा है। अगर बच्चों ये जो चार्ज है वो सेंटर पे नहीं होता, अगर चार्ज जो है वो सेंटर पे नहीं होता, चार्ज यहाँ कहीं पे होता, प्लस क्यू यहाँ कहीं पे, तो बच्चों उस केस में ये गॉसेस लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये क्लोज्ड हमने जो स्फीयरिकल सरफेस बनाई इमेजिनरी, तो उसमें उसके लिए बच्चों गॉसेस लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं। बट बच्चों अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं है तो बच्चों यहाँ पे सिमेट्री नहीं बनेगी सही से, तो उस केस में बच्चों ऊपर और नीचे के जो हेमिस्फीयर है उसमें से बच्चों फ्लक्स जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो बी केयरफुल, यहाँ पे अगर ये चार्ज Q है तो उस केस में ही बच्चों मैं कह सकता हूँ ऊपर और नीचे के हेमिस्फीयर में से, है ना, इक्वल वहां पे फ्लक्स डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी सरफेस पे सेंटर पे, है ना, सेंटर पे कोई एक चार्ज Q है। अब आपसे ऐसा पूछा जा रहा है इस चार्ज Q की वजह से इस सिलेंडर में से, है ना, इस सिलेंडर में से जो फ्लक्स फाई पास हो रहा है वो कितना होगा। तो बच्चों देखिए, अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो वो हमारे लिए जो उसका बाय डेफिनेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसके थ्रू डिफिकल्ट होगा। हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, अगर इसका लेंथ जो है, अगर इसका लेंथ L है तो यहाँ पे बच्चों ऊपर भी, इस सरफेस से ऊपर भी लेंथ L, और ये तो लेंथ L है ही, तो यहाँ पे बच्चों हमने इस तरीके से एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, है ना। बच्चों ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन से है, वो हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी सरफेस है इस तरीके से, और ये क्लोज सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस। तो बच्चों ये पूरे के पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस में से, है ना बच्चों, ये इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना, ये इमेजिनरी पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना, इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फ्लक्स फाई। बच्चों ये पूरा का पूरा सिलेंडर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने देखा, यहाँ पे देखिए सिमेट्री इस तरीके से बन रही है, चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है। बच्चों आप देखेंगे ये जो सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर बना, तो बच्चों चार्ज क्या बिल्कुल उसके सेंटर पे है। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर जितना फ्लक्स पास होगा, है ना, यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा बिल्कुल बच्चों उतने ही अमाउंट का फ्लक्स यहाँ से नीचे से भी पास होगा, नीचे का जो हाफ पोर्शन है। तो हमें तो बच्चों ये जो नीचे का सिलिंड्रिकल पार्ट है उसमें से ही फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू दिस सिलिंड्रिकल पोर्शन, तो वो कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बच्चों इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसमें से जो कुछ MCQ है ना, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो बच्चों कुछ MCQs हैं वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस थ्योरम। अब बच्चों देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दूसरा, जैसे बच्चों हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसमें बच्चों देखिए जैसे अभी के लिए ये सरफेस ले रहे हैं, है ना, ये केस ले रहे हैं, तो बच्चों देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे चार्ज एनक्लोज जो है वो क्या प्लस, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस Q चार्ज है ना। तो प्लस Q चार्ज अगर साइन के साथ पुट करेंगे, जो भी चार्ज है अगर बच्चों साइन के साथ पुट करेंगे तो ये देखिए हमें फ्लक्स कैसा मिलेगा, ये चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो फ्लक्स बच्चों हमें यहाँ पे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इस पे से बच्चों हम क्या चीज बता सकते हैं, जैसे बच्चों ये कोई क्लोज्ड सरफेस है ना, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर
जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो उस केस में बच्चों इस सरफेस के थ्रू है ना, ये जो सरफेस है इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। बच्चों आपको यहाँ पे उल्टा भी पूछ सकते हैं, है ना, उल्टा भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई एक सरफेस है ना, जैसे कोई क्लोज्ड सरफेस है। अब इस क्लोज्ड सरफेस के साथ आपको ऐसा बोला जा रहा है, कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है, फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है ना। आपको उल्टा भी इस तरीके से पूछ सकते हैं, कोई एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो आपको ऐसे पूछेंगे उस सरफेस के अंदर बच्चों जो नेट चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन देखिए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों देखिए फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव है। फ्लक्स पॉजिटिव कब हो सकता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, जब बच्चों क्यू एनक्लोज यहाँ पे अंदर बच्चों नेट चार्ज एनक्लोज जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी बच्चों यहाँ पे फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा ना। तो ये केस बच्चों आप ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरीके से बच्चों देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए है ना, मान लेते हैं फ्लक्स फाई, ये क्लोज सरफेस है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों क्यू एनक्लोज क्या यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो है क्या ये हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, फ्लक्स जो है क्या वो हमें नेगेटिव मिल रहा है ना। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई क्लोज्ड सरफेस है ना, ये क्लोज्ड सरफेस है, अगर उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। बच्चों देखिए नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है मालूम है, उस क्लोज्ड सरफेस से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर होती होगी। बच्चों देखिए ये क्लोज्ड सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस है, अगर फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर हम ऐसा कहेंगे फ्लक्स जो है यहाँ पे फ्लक्स इज एंटरिंग द क्लोज सरफेस, एंटरिंग द क्लोज सरफेस, एंटरिंग द क्लोज सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये जो केस था, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज, ठीक है, फ्लक्स इज passing through the closed surface, है ना। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों फिगर में, आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। सरफेस जैसे ये क्लोज सरफेस है, तो यहां से बच्चों फ्लक्स जो है बाहर निकल रहा है। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती हैं, नॉर्मल जो एरिया लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर। तो बच्चों नेगेटिव फ्लक्स, तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स जो है उस सरफेस के अंदर एंटर हो रहा होगा, पॉजिटिव है तो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे कोई एक क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है ना, एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है। तो इस सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज्ड जो है ना, इस सरफेस के अंदर बच्चों जो चार्ज एनक्लोज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो वो चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पे हो गया गॉसेस थ्योरम और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो बच्चों कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल देख लेते हैं गॉसेस थ्योरम पे बेस्ड। एक्सरसाइज में देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1.17 क्या दिया गया है स्टेटमेंट, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स जो है वो हमारे लिए क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा, है ना। कहीं से मेंशन नहीं है कि बॉक्स जो है वो कहीं से ओपन है, ऐसा कहीं पे हमें मेंशन करके बोला नहीं है, तो हम ब्लैक बॉक्स जो है उसको वहां पे क्लोज सरफेस मानेंगे। और बच्चों इस ब्लैक बॉक्स से जो फ्लक्स, बच्चों आउटवर्ड फ्लक्स बोला है, तो आउटवर्ड फ्लक्स मतलब बच्चों ये फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है ना। फ्लक्स बच्चों क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है ना, तो ये बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स,
बच्चों देखिए पहले पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए, हमें फ्लक्स कितना दिया गया है, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया है प्लस 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों क्यू एनक्लोज, जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों दोनों का वैल्यू आपको पुट कर देना है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर दोनों का वैल्यू पुट करें तो ये है बच्चों 8 इंटू 10⁻³ तो बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या होता है, इसका वैल्यू ये देख चुके हैं हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से बच्चों आपका आंसर मिल जाएगा कूलम में। फ्लक्स पॉजिटिव है तो बच्चों चार्ज भी अंदर होगा, क्लोज सरफेस के अंदर वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी देख लेते हैं, क्या बोला गया है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0। बच्चों देखिए सेकंड केस में हमें क्या बोल दिया, फ्लक्स जो है जो सरफेस से बाहर निकल रहा है वो क्या हो गया, 0 हो गया। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, है ना, क्वेश्चन मार्क है, और आपका जो भी आंसर है यस और नो जो भी है उसको आपको जस्टिफाई करना है, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो बच्चों देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम अगर हम फिर से इक्वेशन अप्लाई करें तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों फ्लक्स ही 0 है, अगर यहाँ पे ये फ्लक्स ही 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे बच्चों ये क्यू एनक्लोज्ड ये 0 हो जाएगा, है ना। अब बच्चों देखिए ये क्यू एनक्लोज्ड एक्चुअली है क्या, गॉसेस थ्योरम में बच्चों ये क्यू एनक्लोज्ड लिखते हैं, वो नेट चार्ज होता है ना, नेट चार्ज। तो ये बच्चों नेट चार्ज यहाँ पे 0 है ना। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर बच्चों वहां पे कुछ चार्ज हो सकते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं ले लूं ये बॉक्स इस तरीके से है ना, ये क्लोज्ड बॉक्स इस तरीके से है, तो यहाँ पे इसके अंदर बच्चों +2 कूलम है ना, +2 कूलम, दूसरा है -2 कूलम। ठीक है, इस तरीके से दो चार्ज है, तो इन दोनों का बच्चों नेट चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर कुछ चार्ज हो, बच्चों 2 चार्ज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज ना भी हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, तो बच्चों यहाँ पे ये होगा नो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, कुछ चार्ज पॉसिबल नहीं है, और उसका रीजन क्या है, बहुत सारे चार्ज होंगे, उसका वहां पर नेट चार्ज 0 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1.17। बच्चों 1.19 सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज में 1.19 सिंपल सा बच्चों न्यूमेरिकल है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1.20 क्या है स्टेटमेंट, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फीरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको एक स्फीरिकल गॉसियन सरफेस दी गई है ना, और उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आपको क्या है, नेगेटिव में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे बच्चों आप, वो जो फ्लक्स है उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस के थ्रू वहां पे एंटर हो रहा है ना। और आपको ऐसे भी बोला गया है ये जो गॉसियन सरफेस है इसके सेंटर पे देखिए कोई एक चार्ज है। तो बच्चों जो कंडीशन हमें दी गई है, फ्लक्स फाई जो है वो कितना है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। इनिशियल सिचुएशन कुछ इस तरीके से है ना, जैसे ये कोई एक स्फीयरिकल सरफेस है, स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, r = 10 सेंटीमीटर ना, ये रेडियस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर पे कुछ ना कुछ चार्ज है, कितना चार्ज है हमें नहीं मालूम, सिर्फ चार्ज क्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, देखिए पार्ट ए, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बच्चों देखिए अभी रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है उसका रेडियस हम डबल कर दे रहे हैं, मतलब सेंटर पे बच्चों चार्ज तो वही है ना, सेंटर पे बच्चों चार्ज वही है जो यहाँ पे था Q, अब हमने क्या किया, रेडियस डबल कर दिया, सेंटर पे चार्ज Q ही है, रेडियस हमने डबल कर दिया। मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है ना, इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया,
अब यहाँ पे रेडियस हमने कर दिया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों दोनों आपसे ऐसे पूछा हुआ है फ्लक्स जो है वो कितना पास होगा। जैसे बच्चों अगर यहाँ पे इस केस में देखें तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड है ना। ये बच्चों क्यू एनक्लोज्ड यहाँ पे क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे भी बच्चों देखिए क्लोज्ड सरफेस ये है, तो यहाँ पे भी बच्चों फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना एनक्लोज्ड है बच्चों क्यू ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये चीज आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दोनों केस में है ना बच्चों। यहाँ पे दोनों केस में जो भी बच्चों यहाँ पे सरफेस है तो यहाँ पे बच्चों फ्लक्स जो है वो सेम ही पास हो रहा होगा है ना। रेडियस पे बच्चों ये जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस की रेडियस है आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे, रेडियस पे फ्लक्स जो है डिपेंड नहीं कर रहा, तो दोनों केस में फ्लक्स सेम होगा। तो ये हो गया बच्चों पार्ट ए। पार्ट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। बच्चों ये जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज सेंटर पे है क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्या है एक्सप्रेशन, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों फ्लक्स पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए नेगेटिव है, तो ये -1.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले आते हैं है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले आते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों आपको क्यू एनक्लोज्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्यू का जो वैल्यू है, क्यू का वैल्यू बच्चों देखिए माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो आपको वैल्यू बच्चों कुछ मिल जाएगी माइनस में मिल जाएगी, यूनिट हो जाएगा कूलम ना। तो सिंपल सा बच्चों न्यूमेरिकल है। बच्चों ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कोई एक सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स नेगेटिव है ना, क्लोज सरफेस है, हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है तो अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव ही होगा है ना। तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज में 1.20। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल 1.18। तो बच्चों ये जो है ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है, जो बच्चों हमने गॉसेस लॉ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे बच्चों, ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, ये जो बच्चों हमने पॉइंट नंबर 5 देखा था, इसको मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल से भी बच्चों एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है ना, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ऑलरेडी बच्चों आपको कुछ ना कुछ हिंट भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ये होमवर्क, तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो बच्चों होमवर्क में कौन कौन सी चीजें हो गई, ये बच्चों दो न्यूमेरिकल है ना, ये एक्सरसाइज में 1.18, ठीक है, आगे कौन सा था 1.19 और बच्चों एक थियरी क्वेश्चन है ना, ये है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए दो न्यूमेरिकल है, ये बच्चों एक डेरिवेशन। तो ये बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क हो गया। ठीक है।